अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग का रनडाउन आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम ब्लॉग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो ईद कब होनी है उसके बारे में तफसीलात से आपको आगाह करूँगी। इसके साथ ही दो तैयारे जो हैं वो आपस में टकरा के बहुत बुरे तरीके से जो है वो तबाह हो गए हैं, उसकी सारी तफसीलात आज के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि गवर्नमेंट जो है वो अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फेंकने वाली है। बहुत बुरी खबर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ खुशखबरियां भी हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी, वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ ही जैसे ही आपको पता है कि हमारी ईद शुरू होने वाली है, तो जो आर्मी चीफ हैं भारत के, उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी दी है और अहमद शरीफ और हमारी फ़ौज ने जिस तरह से उनको धूल चटाई है उसके बारे में भी आज आपको आगाह करूंगी। ईरान ने पाकिस्तान की पीठ में फिर से एक मरतबा छुरा घोंपा है। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? हालांकि मैंने सारे वीडियोस जो अब तक बनाए हैं वो ईरान के हक़ में बनाए हैं, लेकिन ईरान ने हरकत ही ऐसी की है कि वो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको बताना है कि पिंकी जो कोकेन और नशा आवर चीज़ों की डीलर थी, उसके अलावा जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर अब क्रैकडाउन शुरू हो गया और एक और बड़ा ख़तरनाक मुलजिम जो है वह पकड़ा गया है। ये मुलजिम कौन था और इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ और भी कुछ बड़ी ख़तरनाक किस्म की ख़बरें हैं जो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि सऊदी अरब के अंदर ज़िल हज का चाँद जो गुज़श्ता रोज़ आपने देख लिया, नज़र आ गया गुज़श्ता रात, क्योंकि ये ब्लॉग आप सुबह देख रहे हैं। तो अब जनाब पीर 18 मई 2026 को यकम ज़िल हज 1447 हिजरी होगी और मनासिक हज का जो अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा है वो 26 मई को अदा कर दिया जाएगा और ईद उल ज़ुहा जो है वो बुध 27 मई 2026 को होगी। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक है। हम सब लोग भी जनाब बकरे और जानवर वगैरह लाना शुरू हो गए हैं, लेकिन आजकल हीट वेव्स इतनी ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आ रहा कि गर्मी जो है वो टेम्परेचर 43 है, 43 तक पहुंच गया है और फील लाइक 47 है। तो सोचे जब 47 पे जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी। तो बहरहाल जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की अब पहली खबर से। ये जनाब पिंकी के बाद आपको मैंने बताया था कि मलिका गिरफ़्तार हुई थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी ये नशा आवर नेटवर्क्स हैं ये पकड़े जा रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो वो हैं बड़ी सख्ती के साथ हो रही हैं। शुक्र अल्लाह का कि गवर्नमेंट जो है दोनों साइड की, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है या यहाँ की पंजाब की है, वो इस चीज़ के ऊपर बड़े गौर कर रहे हैं कि जनाब ये जो नेटवर्क है इसको हमने हर तरीके से अब तोड़ना है, मज़ीद हमने इन नेटवर्क्स को रहने नहीं देना। तो अच्छी खबर ये है कि रावलपिंडी के अंदर कत्ल और दहशत गर्दी समेत मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। और ख़ास तौर पे ये जो इनका सरगना था, जो मेन बंदा था, वो माजी में पुलिस टीम के ऊपर बहुत बार गिरफ्तार होने से बचने के लिए फायरिंग भी करता रहा है, मुतादिद बार ये फ़रार भी होता रहा है। हैंड ग्रेनेड से इसने पुलिस के ऊपर मुतादिद बार हमले भी किए हैं। और अच्छी बात यह है कि फ़ाइनली ये पकड़ा गया है। रावलपिंडी का थाना सदर बिरूनी है जी, वहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा गया है। और मुकदमात में मुलव्वस ये जो ख़तरनाक मुलजिम है, इसका नाम खालिद उर्फ काहू बताया जा रहा है, जिसको कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि ये मुलजिम जो है ये पिछले काफ़ी अरसे से पिंकी की तरह हर बार फ़रार हो जाता था। आप समझ ही सकते हैं कि मतलब किस तरह से फ़रार हो जाता था और पुलिस के लिए ये चैलेंज बना हुआ था इसको गिरफ़्तार करना। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने जनाब ये काम किया। अब आपको वैसे भी पता है पिंकी के पकड़े जाने के बाद बहुत सारे लोग वैसे ही बेनकाब हो रहे हैं। पुलिस के अंदर एक खौफो खराज फैला हुआ है, क्योंकि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स निकले थे पिंकी के सहूलतकार, उन सब के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। तो ऑब्वियसली बाकी जो है वो कह रहे होंगे कि हम भी अपने थोड़ा नंबर बनाएं। तो उस चक्कर में जो पुलिस ने नहीं भी करना था, पुलिस वो भी कर रही है। लेकिन बहरहाल चलो अच्छी बात यह है कि ये जितने भी मंशियात और असलहा फ़रोश हैं ये सारे पकड़े जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है। और मेरी मरियम नवाज़ पंजाब की CM से, वफाक से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और सिंध गवर्नमेंट सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता, अगर आप लोग सिर्फ अपने अपने सूबे की ज़िम्मेदारी ले लें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान की एक टोटली तमाम सूबों की एक रिपोर्ट ले लें और पाकिस्तान को हर तरह के नशे से पाक कर दें, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेकी जो है ना वो कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, उसके बाद अब अच्छी खबर मैंने आपको दे दी है, तो मैंने आपको जो है ना वो बैलेंस में रखना है भाई। हर अच्छी खबर नहीं, मैंने साथ में आपको बुरी खबर भी देनी है। अब बुरी खबर के लिए ना ज़रा दिल मजबूत करके बैठें, क्योंकि फिर आपने गालियाँ देनी है। लेकिन बहरहाल मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है जी ईमानदारी के साथ खबर देना। अब खबर ये है कि IMF ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है जी गवर्नमेंट के ऊपर
और IMF ये कहता है कि बजट में 860 अरब रुपए की जो इजाफी टैक्सेस हैं वो लगाए जाएं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर आज तक गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती आई है, IMF कहता है कि जनाब उसको भी हटाओ। इसका मतलब ये है कि अब जो बजट आने वाला है वो हमारे लिए, मुझे लगता है कि अच्छा बजट नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट शायद कोशिश करे इसके ऊपर रिलीफ देने की, लेकिन आइंदा वफाकी बजट जो 2026 और 27 का आने जा रहा है, उसका जो मजमूई हुजम है वो 17,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखे जाने का इम्कान है। और गला भी साथ साथ ख़राब है, लेकिन ख़बर सुनते जाएं। बहरहाल 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदामात उठाने की यकीन दहानी जो है वो गवर्नमेंट ने करवाई है IMF को कि ठीक है जी, हम 860 अरब के इजाफी टैक्स लगाएंगे। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ज़ाहिर होता है कि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफ़ान बढ़ने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट और मज़ीद महंगाई करती है, अगर गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस को पुरानी वापस कीमतों पर नहीं लेके जाती है, मुझे नहीं लगता कि ये किस मुंह से आइंदा जो है ना वो फिर वोट मांगेंगे। क्योंकि देखें, अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें, PTI को देखें और नून लीग को देखें, तो कारकर्दगी के हिसाब से सबसे अच्छी जमात आज तक नून लीग रही है। नून लीग ने ही हमेशा सबसे ज़्यादा काम किया। लेकिन अगर नून लीग ही ये सब कुछ करेगी, नून लीग ही IMF की ब्लैकमेलिंग पे पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा जो है वो टैक्सेस इकट्ठे करेगी और आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी, तो आप मुझे बताएं कि नून लीग में और फिर बाकी जमातों में क्या फ़र्क रह गया? कोई क्यों सपोर्ट करेगा इनको? तो बहरहाल आपको बताऊं कि GST की मद में भी इजाफी 2000 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएं, ये भी कह रहा है जी IMF। और अगले माली साल से पहले 6 माह में 7000 अरब, जून के 2027 तक 15,267 अरब रुपए की टैक्स वसूली का हदफ जो है वो दिया गया है। और अगर ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर अगला प्रोग्राम जो है वो रिन्यू नहीं होता। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और हम इसको टोटली कंडेम करते हैं। गवर्नमेंट चाहे जो कुछ मर्जी करे, पेट्रोल की इस वक्त जो प्राइस चल रही है उस पर 150 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट हमें चार्ज कर रही है। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले दिनों जो वज़ीर तवानाई कह रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है वो जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, बिजली की जो निर्ख है वो भी कम हो जाएंगे। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि अब तो मुआहदा तकरीबन बहुत करीब पहुँच चुका है ईरान का और अमेरिका का। मेरा सवाल ये है कि जब ट्रंप ने अपने 2-3 दफ़ा कह दिया कि हम अच्छे तरीके से पेशरफ्त की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि ईरान के जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि जनाब हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इसी वीकेंड से काम करना शुरू कर देंगी। तो फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही है? फिर क्यों नहीं प्राइसेस कम की जा रही और कब की जाएंगी? ये एक सवाल है। बहरहाल दूसरी तरफ आपको पता ही है कि आजकल मरीम नवाज़ जो है वो गई हुई है बाकू, और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वो अपना घर, अपनी छत, अपना घर के सिलसिले में कैसे लो बजटेड घर बनते हैं उस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए गई हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको पता ही है कि मरीम नवाज़ जब बहुत महंगे किस्म के जूते, कपड़े, बैग्स लेती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, तो लोग, आपको पता ही है, जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं। और अब मरीम नवाज़ फिर से शदीद तनकीद का शिकार हुई हैं, क्योंकि जो एक लिहाज से मरीम नवाज़ को देखा जाए तो ठीक है जी, वो अफोर्ड कर सकती हैं, उनके अपने ज़ाती कपड़े हैं, वो कहती हैं कि जी मैं सैलरी नहीं लेती और मैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब सबके के लिए काम कर रही हूँ, तो उनके कपड़े, उनके जूते, उनकी मर्ज़ी। लेकिन बात यह कि जब आप अवामी लीडर होते हैं और आपने अवाम में जाना होता है और वो अवाम भूख से मर रहे होते हैं, उनके पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास पेट्रोल की किल्लत होती है, पैसे नहीं होते कि वो पेट्रोल ख़रीद सकें, नई गाड़ियां ख़रीद सकें, घर बना सकें, तो ऐसे में जब वो अपने लीडर को देखते हैं इस कदर आसूदा हालत में कि जहाँ पर उन्होंने लाखों रुपये की जो है वो जूता पहना होता है, लाखों रुपये का सूट होता है, ये जो ड्रेस है उनका तकरीबन 1 लाख रुपये इसकी कीमत बताई जा रही है। इसके अलावा कैले बैग उन्होंने लिया हुआ है। शहाना माहौल के अंदर जो उनके ऊपर वैसे ही तनकीद होती है कि जनाब 12 अरब रुपए का जहाज़ लेकर वो वहाँ पे गई हैं। फिर उनका जो जूता है वो बताया जा रहा है लाखों रुपए का है, लाखों रुपए की उनकी ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स हैं, उनका बैग बहुत महंगा है, घड़ी उनकी लाखों रुपए की है, तो उनके ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है। अब ये तनकीद जायज़ है या नाजायज़ है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है, मेरा काम था जी आपको बताना। फिर ऑब्वियसली जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको मौका मिलता है, और ऐसा नहीं है कि मरीम नवाज़ को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, मरीम नवाज़ को अच्छे से इस चीज़ का पता है, लेकिन अगर वो नहीं इस चीज़ को देखना चाहती तो ये भी उनकी अपनी मर्ज़ी है, अब क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आपको बैलेंस करके ख़बरें दे रही हूँ, एक अच्छी एक बुरी, फिर एक अच्छी एक बुरी, ताकि ये ना हो कि गालियाँ मुझे ही पढ़ना शुरू हो जाए। भाई मेरा काम है ईमानदारी से ख़बर आप तक पहुँचाना। तो अब ख़बर ये है कि रावलपिंडी में पेशावर रोड के साथ 3 नए अंडरपासेस जो हैं उनके ऊपर तामीराती काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे क्लिप्स, क्योंकि रावलपिंडी का नक्शा मरीम नवाज़ ने चेंज कर दिया है, काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और अब ये जो 3 नए अंडरपासेस हैं इनकी जो लागत का तखमीना है वो 8 अरब और 36 करोड़ रुपये है। लेकिन मैं एक
بات بتاؤں, مریم نواز کو شاید کوئی کہے کہ یہ جو آپ نے 8 ارب روپے ان 3 پلوں پہ لگانے تھے نا, انڈر پاسز پہ لگانے تھے, یہی اگر آپ عوام کو سبسڈی دے دیں پیٹرول کی پرائسز میں. مطلب کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ مریم نواز کا کام تو نہیں ہے پیٹرول پرائسز, ٹھیک ہے جی, ان کے انڈر تو پنجاب آتا ہے, لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ پیٹرول اگر 414 روپے کا یا 400 سم تھنگ کچھ 8-10 روپے 9 روپے کا ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر عوام کو ریلیف دے دیا جائے کہ وہ پیٹرول پمپ پہ جائیں, پیٹرول ڈلوائیں, اور ان کو اتنے کا نہیں بلکہ اتنے کا پڑے گا. تو یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال نئے انڈر پاسز جو ہیں وہ قاسم مارکیٹ چوک ہے جی, قبرستان چوک ہے, چیئرنگ کراس چوک ہے, اس کے اوپر بنائے جائیں گے, اور اس کا جو لاگت کا تخمینہ ہے وہ 3 ارب 20 کروڑ روپے ہے. اور اس کے علاوہ قبرستان چوک کے اوپر جو تخمینہ ہے وہ 2 ارب 68 کروڑ روپے ہے, اور چیئرنگ کراس کے اوپر جو ہے وہ 2 ارب اور 58 کروڑ روپے ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھی خبر بھی ہے اور ایک لحاظ سے لوگوں کو ٹریگر کرنے والی خبر بھی ہے. اس پہ میں مزید اب اور کچھ نہیں کہنے والی. اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر پہ. اگلی خبر کے لیے شاباش جو ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے دینی ہے, کیونکہ یہ خبر سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر اب آئی ہے, جبکہ یہ خبر میں کتنے دن پہلے آپ کو اپنے ولاگ میں بتا چکی تھی کہ جناب بھارتی آرمی چیف جو ہیں انہوں نے پھر سے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ انہوں نے تاریخ میں کبھی رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا, ہم پاکستان کو تاریخ سے خدا نخواستہ مٹا دیں گے. ایٹمی ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی جو ہے وہ ہمارے آئی ایس پی آر نے بڑی سختی سے ان کو جواب دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر, ہیو اے لک. ڈیلوژنل مائنڈ کا وی کانٹ ہیلپ اینی تھنگ. انڈینز ان کے چیف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں آپ کو ایک ٹریلر دکھایا تھا, جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائے, 26 جگہوں پہ حملہ ہو جائے, S-400 بیٹری چلی جائے. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو ہارر فلم پوری دیکھنے کا اس کا شوق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو سم ہاؤ اپنی انٹرنل پاپولیشن کو اس ڈیفیٹ کو کسی طرح وکٹری میں کسی طرح بیچنا ہے. تو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سچ سارٹ آف ریٹارک. اچھا جی, آپ نے سنا, انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جی ایٹمی ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی جو ہے وہ ذہنی دیوالیہ پن کی عکاسی کرتا ہے. پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کو سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے صاف پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ جی نقصان کرو گے تو نقصان اتنا اٹھاؤ گے کہ کبھی سوچ بھی نہیں پاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں نا, وہ جیسے پنکی کہہ رہی تھی عدالت میں جاتے ہوئے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. تو آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہم اٹامک پار ہیں تو تم لوگوں کو آرام سے چھوڑ دیں گے اور تم لوگ آرام سے بچ جاؤ گے. مطلب یہ پاسبل نہیں ہے. اب چلتے ہیں جی آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ. اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی پیٹھ میں ایک مرتبہ پھر سے چھرا گھونپا ہے. آئی نو آپ لوگوں کو یہ خبر اور یہ بات سن کے بڑا برا لگے گا. ابھی عباس اراغچی جو ہیں وہ بھارت گئے ہوئے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو ایران کی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ, انڈیا جو ہے وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل نے جس دن ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اس سے ایک دن پہلے نریندر مودی جو ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آئے تھے, اور ان کو اچھے سے اس پوری بات کا پتہ تھا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی جب اسرائیل گئے تو انہوں نے وہاں جا کر کہا تھا کہ انڈیا ہمارا مدر لینڈ ہے تو وہ ہمارا فادر لینڈ ہے. تو اسی فادر لینڈ کے فرینڈ کے پاس جو ہے وہ جا پہنچے عباس اراغچی. اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے, یہ برکس کی کوئی ان کی کانفرنس ہو رہی تھی, اور اس سلسلے میں عباس اراغچی نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ چابہار بندرگاہ کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ چابہار پاکستان کے سی پیک کو فلاپ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو عباس اراغچی کی اس طرح کی باتیں کرنا میرا تو بہت دل دکھا, جبکہ عباس اراغچی کو اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کی جو مدد کی ہے وہ کوئی دوسرا ملک کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ محسن نقوی فوری طور پہ تہران پہنچے ہیں. ایرانی صدر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے علیحدہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. امریکہ کی طرف سے جو مزید شرائط تھیں, جو بھی بات تھی, جو بھی پیغام تھا, وہ بھی ان تک پہنچایا ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ نے تہران میں ایران کے صدر مسعود پشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف, ان سے جناب علیحدہ ملاقاتیں کر کے انہیں میسج بھی پہنچایا ہے, اور ان کو بتایا ہے کہ جناب جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, آپ اس چیز کا حل جو ہے وہ مذاکرات سے ڈھونڈیں. اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ کیا کرتے پھر رہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بری سی خبر ہے جناب, دکھ بھری خبر ہے کہ عظمیٰ کاردار ہیں جی, جن کا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ سے ہے, نون لیگی ایم پی ہیں, اور وہ تشویشناک حالت میں جو ہے ہاسپٹل پہنچیں اور ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹانکے لگائے گئے. بہت سارے لوگ کنسرن تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے, تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں. بیسکلی جو عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں یہ جم میں گئی تھیں, اور وہاں پر جم میں ایک مشین جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر آ لگی, جس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو زخم آئے. اور اس کے بعد جب ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا
तो आपको बताऊं कि जिस हॉस्पिटल में उनको भेजा गया था वो था जी सर्विसेज हॉस्पिटल। वहाँ पर गई और उसके बाद फिर उनको जो है वो टांके लगे, और उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ की वजाहत जो है वो कर दी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही थी और उनको काफ़ी दिन अब आराम करने का मशवरा जो है वो दिया गया है। तो चलिए आप सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी कि वो क्या बता रही हैं कि हादसा कैसे पेश आया। चोट लगी आपको? बस मैं जिमखाना में डेली आती हूँ यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के लिए, और आज कुछ यूँ हुआ कि वेट ट्रेनिंग जब मैं कर रही थी तो एक मशीन की जो एडजस्टमेंट थी वो मैंने नॉर्मली तो मैं ट्रेनर को कह देती थी कि वो करे एडजस्ट, या आया को कह देती थी। मुझे आज कोई नज़र नहीं आया तो मैंने फिर खुद ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश की। बहरहाल वो मेरे ख्याल में सही एडजस्ट नहीं हुई, तो जब मैंने वो वेट्स यूज़ करने की जब कोशिश की तो दरमियान में वो जो मशीन थी वो ऊपर आके उसका जो रॉड थी लोहे की वो मेरे आके तो यहाँ पे माथे पे लगी। तो जनाब अब हम तो उनको यही कह सकते हैं जी गेट वेल सून, और एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मशीनों को देखते हुए और चीज़ों को करते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली ख़बर पे। अगली ख़बर यह है कि अमरीकी रियासत है जी आइडियाहू, वहाँ पर एयर शो हो रहा था और उस दौरान दो जहाज़ जो हैं अमरीकी तैयारे, उनकी आपस में टक्कर हुई। बड़ा खौफनाक किस्म का तसादुम हुआ दोनों का, और दोनों जो है वो ज़मीन पे आके गिरे। अमरीकी मीडिया जो इसको रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि इतवार के दिन ये एयर शो हुआ था। इसमें दो अमरीकी फ़ौजी तैयारे थे जी EA-18G ग्रोलर, ये फ़िज़ा में आपस में टकरा के ज़मीन के ऊपर आकर तबाह हो गए। हादसा जो है वो माउंटेन होम एयर फोर्स बेस से 2 मील दूर जो है वो पेश आया। दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने एमरजेंसी इजेक्ट कर लिया, और उनका कहना है कि इमदादी टीमें जो हैं फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँची। तहकीकात अभी तक जारी हैं कि ये हादसा किस तरह से पेश आया, और हादसे के बाद ये जो एयर बेस थी इसको यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया। तहकीकात अभी तक जारी हैं, लेकिन बहुत बुरा ये हादसा जो है ये हुआ है, और अभी तक जो है ये नहीं बताया गया कि इनके जो 4 पायलट्स थे वो आया बच गए हैं या शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उनके बारे में अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो जनाब आली ये था आज का व्लॉग। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।